तो बेसिक कॉस्टिंग क्लास नंबर 3 में पहला पॉइंट आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट यूनिट लिखो आगे फटाफट से आप भी। इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब कोई खर्च हम करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, तो उस खर्चे के पैसे हमें किससे लेने, खर्चा करने के बाद पैसे किससे लेने, कस्टमर से लेने। तो कस्टमर से वो पैसा किस नाम से मांगू, उसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट। आप मार्केट में गए, आपको मान लीजिए कोई फ्रूट खरीदना है, तो फ्रूट किस में खरीदते हैं हम, पर केजी के हिसाब से। भैया 1 किलो हमें एप्पल दे दो, ठीक है ना। बनाना यदि आपको खरीदने हैं तो आप क्या कहते हो, 1 डजन दे दो। आपको यदि पेंसिल्स खरीदनी है या पेन खरीदना है, पेंसिल हम किस में लेते हैं, भैया 1 पैकेट दे दो हमारे को। नॉर्मली हम पेंसिल 1-2 नहीं खरीदते, हम क्या कहते हैं, भैया पूरा पैकेट दे दो। तो वहाँ पे पैकेट वर्ड यूज करते हैं। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है, जो कॉस्ट हमें कस्टमर से रिकवर करनी है वो किस नाम से रिकवर करनी है, ठीक है ना। अच्छा, आपने कार खरीदी, कार खरीदने के बाद उस कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, यदि डीजल कार है तो डीजल चाहिए, पेट्रोल है तो पेट्रोल चाहिए होगा, सीएनजी है तो सीएनजी भरवाना पड़ेगा। तो ऐसे में यदि पेट्रोल पंप पे जाके आप अपनी कार में, क्योंकि आपका कार पेट्रोल से चलती है, तो भैया से क्या कहोगे, भैया 1 लीटर पेट्रोल कितने का, उसने कहा जी 90 रुपये का, उसने कहा 100 रुपये का, उसने कहा 110 का, उसने कहा 80 रुपये का। ऐसा क्यों पूछते हो रेट, क्योंकि आपका एक बजट होता है कि आज मुझे अपनी गाड़ी में इतने रुपये का पेट्रोल भरवाना। अब मान लीजिए 1 लीटर 80 रुपये का है और आपकी जेब में 400 रुपये, तो आपको पता लग गया कितने लीटर पेट्रोल आ जाएगा, 5 लीटर। तो आप दुकानदार को या पेट्रोल पंप वाले को क्या कहते हो, भैया 5 लीटर पेट्रोल डाल दो। यदि 100 रुपये का 1 लीटर और आपकी जेब में 400 रुपये, तो आप क्या कहते हो, भैया 4 लीटर डाल दो। तो पेट्रोल पंप वाले ने आपकी कार में जो पेट्रोल डाला उसके पैसे किस हिसाब से चार्ज करेगा, पर लीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। अब ज्यादातर केस में हम क्या कहते हैं, भैया 500 रुपये का पेट्रोल डाल दो, 1000 का डाल दो, 2000 का डाल दो। बट वो क्या करते हैं, 1000 रुपये का अमाउंट सेट कर देते हैं और उसमें पता लगा कि भाई 100 रुपये के हिसाब से 10 लीटर आ रहे हैं। 90 रुपये होगा तो 11.11 लीटर के आसपास आ जाएगा, 80 होगा तो 12.5 लीटर के आसपास लीटर आ जाएगा आपका। तो वहां पे वो पेट्रोल के जो पैसे ले रहे हैं वो आपसे 1000, 2000, 3000 रुपये नहीं मांग रहे, वो कहते हैं जितने लीटर आप भरवाओगे उसके पैसे मुझे चाहिए। बात समझ में आ रहा है। आप यदि मान लीजिए घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहां पे आपको सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पे 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो सीमेंट नहीं मांगते, क्या कहते हो, भैया 2 बैग भेज दो, 4 बैग भेज दो, 50 बैग भेज दो, 100 बैग भेज दो। तो वहां सीमेंट की कॉस्ट जो आपसे चार्ज की जाती है वो किसके हिसाब से चार्ज की जाती है, पर बैग के हिसाब से चार्ज की जाती है। बात समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है, जो भी कॉस्ट हम कस्टमर के लिए इनकर कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं उसको या उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट हम किस नाम से उससे चार्ज करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, लिखो आप भी फटाफट से। अच्छा, हॉस्पिटल में जाते तो हॉस्पिटल के अंदर हमें जो सर्विस मिलती है या हॉस्पिटल खरीदने जाते हैं हम, सर्विस लेने जाते हैं। किस चीज़ की सर्विस, कि जो हमारी बीमारी है उसे डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट टीम है वो डायग्नोस करें, अलग अलग टेस्ट करवा के और उसकी सही मेडिसिन देके उस प्रॉब्लम को क्या कर दें, खत्म। तो हॉस्पिटल में जाने का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल आप खरीदने जा रहे हैं, आप वहाँ पे क्या जा रहे हैं, सर्विस लेने। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या मिल रही है आपको, सर्विस। हॉस्पिटल वाले आपसे पैसे कैसे लेंगे, निकालो 10,000 रुपये, निकालो 20,000 रुपये या 1 लाख रुपये मांग लेंगे, कैसे पैसे लेते हैं वो, पर डे। तो उसे बोलते हैं पर बेड पर डे, ठीक है ना। हॉस्पिटल के केस में मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वहाँ पे बताया भी था कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से जो पैसे लेते हैं वो किसके हिसाब से लेते हैं, पर बेड पर डे, ठीक है ना, या पर पेशेंट पर डे भी ले सकते हैं। दूसरा केस आपके पास है होटल।
ठीक है ना। होटल में भी क्या ले सकते हैं, पर रूम पर डे। अच्छा बेड की जगह यहाँ पे पर पेशेंट पर डे भी कर सकते हो, पर पेशेंट पर डे, ज्यादा बढ़िया वर्ड क्या रहेगा। अच्छा यदि सीमेंट की बात करें तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, पर बैग। अच्छा यदि ट्रांसपोर्ट की बात करें, बस सर्विस की बात करें तो कैसे होगा, यानी कॉस्ट कैसे चार्ज की जाती है, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है ना। टैक्सी के केस में, टैक्सी सर्विस है तो वहां पे कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट, यदि कॉस्ट वर्ड ना भी लिखें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो लिख ही रहे आप। पर पैसेंजर। अच्छा टैक्सी के केस में क्या लिखोगे, पर पैसेंजर लिखोगे क्या, टैक्सी शेयरिंग बेसिस पर चलती है क्या, नॉर्मली, नॉर्मली आमतौर पे तो नहीं चलती, क्योंकि जब भी आप टैक्सी बुक करते हो तो रास्ते में जितने लोग बस स्टैंड पे खड़े होते हैं क्या उनको बिठा लेते हो अपनी टैक्सी में, नहीं करते ना। तो नॉर्मली टैक्सी क्या होती है, पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है, किसके हिसाब से, पर किलोमीटर। लेकिन आपने देखा मेट्रो स्टेशन के आसपास ई रिक्शा होती हैं, वो किसके हिसाब से लेते हैं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, क्योंकि वहां पे पैसेंजर क्या होते हैं, शेयर होते हैं, आप पूरा ई रिक्शा बुक नहीं करते अपने लिए, ठीक है ना। कॉस्ट क्या लगेगी फिर, ज्यादा। यदि पूरी ई रिक्शा बुक करना चाहते हो, वो कहते हैं जी 5 बंदे बैठ सकते हैं, एक बंदे से 20 रुपए लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह के, आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे पूरी रिक्शा आपके लिए। कितने लोग ऐसा करते होंगे आपको लगता होगा, यदि 100 रुपए देने थे तो भैया ओला बुक ना करने गाड़ी, टैक्सी, बात समझ में आ रहा है। तो जहां पे शेयरिंग बेसिस पे चलता है वहां पे बीच में पैसेंजर वर्ड भी आ जाता है। अच्छा यदि मान लो ट्रक की बात करें तो ट्रक के केस में क्या होता है, पर टन पर किलोमीटर। पेंसिल के केस में पर डजन या पर बॉक्स, ठीक है ना। हाँ जी फ्रूट्स के केस में, नॉर्मली फ्रूट्स के केस में क्या होता है, पर किलो भी हो सकता है। बनाना के केस में क्या हो सकता है, पर डजन भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके। अच्छा जो ब्रिक्स होती हैं, ईट होती हैं, उसके पैसे किस हिसाब से होते हैं, पर 1000 ब्रिक्स। ब्रिक्स वाले की दुकान पे जिससे ईंटें परचेज करनी है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमेशा आंसर किस में देते हैं, पर 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स। पेट्रोल के केस में पर लीटर। और कोई एग्जांपल, जी पर किलोवाट, ठीक है ना, पर किलोवाट आवर। यानी शिप बिल्डिंग, यदि आप शिप की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं जहाज की, तो वो आपसे पैसे किसके लेंगे, पर शिप के, क्योंकि हर शिप का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते एक शिप के यदि 10,000 रुपये लग रहे तो दूसरे के भी 10,000 लगेंगे। 10,000 का मतलब रुपीज इन लैक्स, काफी महंगे होते हैं शिप्स जो बनाते हैं। और यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कॉस्ट ड्राइवर। क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब जिसके बेस पे हम खर्चे की कंप्यूटेशन करते हैं। हाँ जी, यदि मुझे कोई कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले कॉस्ट को निकालने के लिए हमें 2 चीजें चेक करनी पड़ती है। एक होता है एक्टिविटी
और उस एक्टिविटी के हिसाब से उसका कॉस्ट ड्राइवर। मान लीजिए मेरी एक्टिविटी का मतलब काम, एक्टिविटी का मतलब क्या है? काम सपोज करते हैं इंस्पेक्शन है, तो मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है? इंस्पेक्शन कॉस्ट निकालनी है। किसकी कॉस्ट निकालनी है? तो इंस्पेक्शन कॉस्ट को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इनटू कॉस्ट पर इंस्पेक्शन। अभी जो इंस्पेक्शन है वो मेरी एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन कॉस्ट मेरा अमाउंट है जो मुझे निकालना है। उसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। मतलब कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो हर बार हमें मटेरियल रिसीव करने से पहले क्या करना चाहिए? मटेरियल को चेक करना चाहिए कि जिस क्वालिटी का मटेरियल हमने मंगवाया वैसे क्वालिटी का मटेरियल आया या नहीं आया, जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया था क्या उतनी क्वांटिटी हमने रिसीव किया या नहीं किया। यदि नहीं चेक करोगे और सप्लायर को ये बात पता चल जाए कि यार जो मटेरियल हम भेजते हैं कोई चेक नहीं करता, तो अगली बार वो क्या कर सकता है? 100 बैग का आपने ऑर्डर किया, हो सकता है 90 भेजे, 95 भेजे, क्योंकि उसको पता लग गया यहाँ तो कोई चेक करता ही नहीं है। तो वो बिल तो 100 का बना के देगा, मटेरियल कितना भेजेगा? मान लो 90, तो उसको तो कितने का फायदा हो गया? 10 का। एक बैग यदि 500 रुपए का सीमेंट का, तो 10 बैग कितने के हो गए? तो हर बार हमें 5000 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। दूसरा, हमने ए क्वालिटी का सीमेंट मंगवाया था, उसने बी क्वालिटी का भेज दिया। जो ए क्वालिटी का बैग था वो 500 रुपए का था और बी क्वालिटी का बैग था 400 रुपए का। एक तो उसने 100 की जगह कितना भेजा? 90, और सामान 500 वाला कितना भेजा? 400 वाला। डबल लॉस हो गया ना। क्वांटिटी कम मिली और इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स मिल गया। अब 90 बैग 400 रुपए के हिसाब से कितने के आएंगे? भाई हमने तो उससे मंगवाए थे 100 बैग कितने रुपए वाले? 500 वाले। तो हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? 50,000। उसने भेजा कितना? 90 बैग, वो भी कौन से वाले? तो पैसे वो हमसे कितने ले रहे? 50,000 रुपये, और सामान कितने का दे रहे? 36,000 का। कितने का नुकसान है? 14,000 का। क्या इस 14,000 के नुकसान को बचाया जा सकता है? हाँ, कैसे? इंस्पेक्शन करवा के। कितनी बार इंस्पेक्शन करवाओगे? जितनी बार रिसीव करोगे। 10 बार रिसीव करते हो तो 10 बार इंस्पेक्शन होगी। 5 बार रिसीव करते हो तो 5 बार इंस्पेक्शन होगी। 20 बार रिसीव करते हो तो 20 बार इंस्पेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सप्लायर कहता भैया एक बार जब मैंने भेजा तब आप चेक कर लेना, 2 दिन बाद 5 दिन बाद फोन करोगे कोई सुनवाई नहीं है, तब तो हम मानेंगे आप चोर है, हम नहीं है। और पहले आपने चेक कर लिया तो हम चोर हैं यदि हमने सामान नहीं भेजा तो। ठीक है ना? चोर कौन है ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो यदि आपने सामान रिसीव किया उस समय आपने आइडेंटिफाई कर लिया भैया सामान 500 वाले की जगह 400 वाला भेजा है और 100 बैग की जगह 90 बैग भेजा है, तो इससे तो हमारा 14,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 14,000 का नुकसान को बचाया जा सकता है यदि हम कोई इंस्पेक्शन जिसको चेक करने का तजुर्बा और नॉलेज हो उसको रख लिया जाए। और वो कहता है भाई साहब जितनी बार भी मुझसे चेक करवाओगे मैं एक बार चेक करने के आपसे कितने रुपए चार्ज करूंगा? 400 रुपये। और मान लो मैंने उससे 10 बार चेक करवाया तो मेरा बिल कितने का आ जाएगा? 4,000 का। और यदि मैंने उससे 20 बार चेक करवाया तो खर्चा कितना आ जाएगा? 8,000 का। तो पॉइंट ये बनता है कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? जिसके बेस पर हम अपनी कॉस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। तो हमारा बेस क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अब यदि इंस्पेक्शन 5 हो जाए तो 5 × 400 कितना आ जाएगा? 5 को यदि मैं 400 से मल्टीप्लाई करूंगा 2,000 रुपये। तो इंस्पेक्शन क्या है? एक्टिविटी। इंस्पेक्शन कॉस्ट को क्या कहते हैं? एक्टिविटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? एक्टिविटी कॉस्ट। और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन को क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट पर इंस्पेक्शन क्या हो गया? यूनिट कॉस्ट। क्या हो गया? कॉस्ट यूनिट कह दो या यूनिट कॉस्ट कह दो, एक ही बात है। ठीक है जी। अच्छा, इंस्पेक्शन कॉस्ट की जगह और कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? बताओ भी, और कोई एग्जांपल कॉस्ट ड्राइवर का? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जब मुझे अपनी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे मटेरियल किससे मंगवाना पड़ेगा? स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट किससे मंगवाएगा? सप्लायर से। अभी एक एग्जांपल दिया था ना, मटेरियल पहले कहाँ से आता है? सप्लायर से स्टोर में, स्टोर से कहाँ पे जाता है? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री वाले मटेरियल किससे मांगेंगे? स्टोर से। और स्टोर वाले किससे मांगेंगे? सप्लायर से। ये नोट करना है।
कर लिया सबने? हटा दूं उसको? हाँ जी, स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो स्टोर वाले किसको ऑर्डर प्लेस करेंगे? सप्लायर को। सप्लायर वालों ने पूछा कि भाई आपको मटेरियल कितना चाहिए पूरे साल में, 1 ईयर में कितना मटेरियल आपको चाहिए? उन्होंने कहा जी पूरे साल में हमें कितना मटेरियल चाहिए? 1000 किलोग्राम मटेरियल चाहिए। स्टोर वालों ने कहा सप्लायर से कि पूरे साल में हमें कितना मटेरियल चाहिए? 1000 किलोग्राम या 1 लाख किलोग्राम मटेरियल चाहिए। सप्लायर ने पूछा स्टोर से क्या सारा मटेरियल एक बार में चाहिए, 2 बार में चाहिए, 10 बार में चाहिए, 50 बार में चाहिए, 100 बार में चाहिए? तो स्टोर वालों को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? कि हमें अपना सामान कितनी बार में मंगवाना है। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्डर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। अच्छा, यदि एक ऑर्डर होगा तो आपको खर्चा कितनी बार करना पड़ेगा मंगवाने का? 1 बार करना पड़ेगा। यदि 2 ऑर्डर प्लेस करोगे तो खर्चा कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। 5 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो खर्चा कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार। 10 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 10 बार खर्चा आएगा। 50 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 50 बार। तो इसका मतलब यदि मुझे क्वेश्चन में कौन सी कॉस्ट निकालनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ये मेरा फॉर्मूला है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या कहते हैं? एक्टिविटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी क्या है? ऑर्डरिंग। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को कहते हैं एक्टिविटी। उस काम की कॉस्ट क्या है? उसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी कॉस्ट। उस कॉस्ट को निकालने के लिए मेन पॉइंट क्या है? उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जो काम है एक्टिविटी, उस काम की कॉस्ट को एक्टिविटी कॉस्ट। उस कॉस्ट को निकालने के लिए मेन बेस क्या है? कॉस्ट ड्राइवर, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, जितने कम ऑर्डर्स होंगे उतनी कम होगी। आज मान लीजिए आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो आपसे चार्जेस लेते नहीं लेते डिलीवरी के? आपको एक ही दुकान से 5 चीजें खरीदनी है तो डिलीवरी चार्ज कितनी बार लगेगा? यदि आपने 5 चीज का एक ही बार ऑर्डर दे दिया तो एक ही डिलीवरी चार्ज लगेगा। लेकिन आप 5 बार उसी दुकान से 5 बार ऑर्डर प्लेस करो तो डिलीवरी चार्जेस कितने लगेंगे? 5, क्योंकि वो 5 बार बंदा आपके पास आएगा सामान लेके। बात समझ रहे हो? तो यदि 1 लाख किलोग्राम मटेरियल मैं एक बार में खरीदूंगा तो मुझे ऑर्डर कितनी बार करना पड़ेगा? एक ही बार करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? यदि एक ऑर्डर की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपए, तो एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना आएगा? 100 रुपए। यदि मैं 5 बार ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 100 रुपए के हिसाब से कितनी बार खर्चा आएगा? 5 बार 500 रुपए। 10 ऑर्डर का कितना लिखूं? और तो एक्टिविटी क्या है? ऑर्डरिंग। एक्टिविटी कॉस्ट का नाम क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। उस कॉस्ट को निकालने के लिए मेन पॉइंट क्या है जिससे कॉस्ट को कंप्यूट किया जाता है? डायरेक्ट पॉइंट कौन सा है? डायरेक्ट पॉइंट कौन सा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, यदि एक ऑर्डर की कॉस्ट पता चल गई तो उससे मुझे आंसर थोड़ी पता लगेगा। आंसर किससे पता लगेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जब तक नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता चलेगा मेरा खर्चा 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये। ठीक है जी? इतना लिखना किसी ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। फोटो खींचना चाहें फोटो खींच लो, लिखना चाहें लिख लो। क्या लगता है क्या करना चाहिए? फोटो खींच लो, लिखना तो लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे।
देखिए क्वेश्चन में मतलब जो पॉइंट आपके सामने लिखा कॉस्ट ड्राइवर, उसमें क्या लिखा है, कॉस्ट ड्राइवर इज द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन था, नंबर ऑफ सेटअप है। अच्छा, मशीन से मुझे गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन में मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग का मतलब क्या है, मशीन वैसा गुड्स प्रोड्यूस करे जैसा गुड्स हम बनाना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है, तो अपने आप प्रिंट आउट निकल जाएगा, या आपको कंप्यूटर ऑन करके उस प्रिंटर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। तो क्या हर बार सेम प्रिंट आउट निकालोगे, या आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से निकालोगे? रिक्वायरमेंट बार बार क्या होती है, चेंज होती है। कभी मान लीजिए सपोज करते हैं आप एक टीचर हैं और आप क्लास टेस्ट लेना चाहते हैं, हो सकता है जिस टेस्ट को आपको लेना है उस नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 ही हैं, तो प्रिंट आउट से कितने पेपर निकालोगे, 5। और यदि ग्रुप में 10 बच्चे हैं और 10 का टेस्ट लेना है, तो प्रिंट आउट कितने निकलेंगे, 10। अब हो सकता है एक क्लास आपकी 8th है, दूसरी 9th है, तीसरी 10th है, फिर 11th है, 12th है, बीकॉम है, सारी क्लासेस पढ़ाते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रखे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हर टीचर का नंबर ऑफ पेपर 10 प्रिंट आउट निकालेगा। अब यदि किसी बैच में 50 बच्चे हैं और 50 का टेस्ट लेना है, तो 5 से काम चल जाएगा, 10 से काम चल जाएगा, कितने निकालने पड़ेंगे, 50। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको बार बार अपने प्रिंट आउट को निकालने के लिए कंप्यूटर में क्या देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। तो कमांड एक बार दोगे, 2 बार दोगे, 4 बार दोगे, 5 बार दोगे, इस पर डिपेंड करता है। अब यदि आपको अलग अलग कमांड देना है, तो एक बार कमांड देने का खर्चा 20 रुपये आता है मान लीजिए। अब आप कहोगे सर 20 रुपये कैसे लग गया, कंट्रोल पी तो करना होता है। कंट्रोल पी करने कौन आएगा, ऑपरेटर भैया। ऑपरेटर पैसे लेगा नहीं लेगा, किसका यूज करेगा वो, टेबल का, फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ बैठेगा, रूम में, उसका रेंट जाएगा नहीं जाएगा, गर्मी में बैठेगा, एसी ट्यूबलाइट फैन सब लगे होंगे, उसका बिजली का बिल भी जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा, जो सामान आप यूज कर रहे हो, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो जिस पे हम कमांड दे रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, उस कंप्यूटर को, उस प्रिंटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, पावर का खर्चा आएगा। अब समझ में आया कितनी कॉस्ट लगती है, खाली कंट्रोल पी करने का खर्चा 20 रुपये। बात समझ में आ रहे हो, एक बार का। 10 बार करोगे तो 10 × 20 200 रुपये लग जाएगा, 5 बार करोगे तो 5 × 20 100 रुपये लग जाएगा। तो उसे कहते हैं सेटअप करना, उसे क्या कहते हैं, सेटअप। जो कमांड हम दे रहे हैं उसे कहते हैं सेटअप करना मशीन को। तो नंबर ऑफ सेटअप जितने ज़्यादा होंगे उतनी कॉस्ट भी क्या आएगी, सेटिंग की ज़्यादा। तो सेटअप क्या है, एक्टिविटी। सेटअप कॉस्ट को क्या कहते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट। नंबर ऑफ सेटअप्स को क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट पर सेटअप से उसको मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैसे निकाला था, ऑर्डरिंग एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर। इंस्पेक्शन क्या है, एक्टिविटी, इंस्पेक्शन कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, और उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर इंस्पेक्शन। सेटअप क्या है, एक्टिविटी, सेटअप कॉस्ट क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर सेटअप, यूनिट कॉस्ट से। तो लास्ट में कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ टेस्ट, जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, जो मुझे सामान मंगवाने, नंबर ऑफ मशीन सेटअप। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, कॉस्ट ड्राइवर के। हाँ, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, इट्स फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अदर रिलेटेड फंक्शन ऑल्सो ग्रो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जैसे जैसे आपकी फर्म ग्रो करेगी वैसे वैसे काम क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बढ़ेंगे। तो सबको एक पर्सन हैंडल नहीं कर पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को बांटना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में सपोज करते हैं आपके बड़ी बहन की शादी है, तो क्या एक पर्सन, आपके फादर सारा काम संभाल लेंगे हर जगह का? कि जो सामान उनको अपनी डॉटर को दिलाना शादी का, उसमें भी खुद ही जाए, टेंट वाले को भी खुद ही देखे, कैटरिंग वाले को भी खुद ही। वो क्या करते हैं, जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट है उसको बुलाते हैं और कहते हैं भैया तू ये सामान इसको दिला दे। अब मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको कैटरिंग की बड़ी नॉलेज है, उस बंदे को फ़ोन करेंगे, भाई साहब कैटरिंग का काम तेरे को संभालना है,
जिसको कपड़े की काफ़ी नॉलेज है, खरीदारी की, कहाँ से सस्ता अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है, उसको बुलाएंगे, हम उसको काम दे देंगे कि तुम्हें यहाँ पे यार सामान दिलाने का काम करना है, ठीक है ना। किसी को कपड़े की नॉलेज अच्छी है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की अच्छी नॉलेज होगी, तो हम उस बंदे को बुला लेंगे, यार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की तेरे को ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, कौन सी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ पे सस्ते रेट पे मिल सकता है, उसको अपॉइंट कर देंगे। तो जैसे जैसे क्या होता है, आपका काम बढ़ने लगता है, आपकी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। छोटी क्लास में इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी दिक्कत अब आपको आने लग गई। प्रोफेशनल कोर्स में कभी बैठे थे 2.5-3 घंटे? शुरू में नहीं, लेकिन अब आपको आदत पड़ गई 2-2.5-3 घंटे की। यही यदि आपको बचपन में फर्स्ट क्लास, 6th क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में 2-3 घंटे बैठा दिया जाए तो पागल से हो जाते थे। आधे घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे खेल के आते थे। और यहाँ पे उल्टा हो गया आपकी ज़िंदगी में, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, मुश्किल से 1-1.5 घंटे खेलने को मिलता है, वो भी नहीं मिलता, मोबाइल ने वो भी खा लिया आपका टाइम, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी तो क्या हो गई, खत्म ही हो गई हमारी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करने लगता है, हमारा स्ट्रक्चर बड़ा होता है, हमारे फंक्शंस बढ़ने लगते हैं, हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, हमें अपनी बेटर कंट्रोल के लिए, अपने बिजनेस पे अच्छा कंट्रोल करने के लिए अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट्स मतलब ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। हमें काम सौंपना पड़ेगा दूसरे को, और जब तक नहीं सौंपेंगे, सारा काम खुद करेंगे, काम हो ही नहीं पाएगा। अब आप मान लीजिए बस चलाते हैं, ड्राइवर भी आप है, कंडक्टर भी आप है, क्लीनर भी आप है। तो यदि आपको टिकट काटनी है किसी पैसेंजर की, बस को पहले क्या करना पड़ेगा, साइड पर रोकना पड़ेगा। चलती चलती बस में थोड़ी टिकट काट पाओगे, तो काम क्या करना पड़ेगा। और जो ऑनर है, जो बस चला रहा है, वो सारे काम खुद थोड़ी कर सकता है कि बस मैं ही चला लूँ, मैं ही कंडक्टर का काम कर लूँ, मैं ही क्लीनिंग का काम कर लूँ। उसने क्या किया, काम को बांट दिया, ड्राइवर को अलग कर दिया जिसका काम है बस को संभालना, कंडक्टर का काम क्या है, कलेक्शन करना जो भी पैसेंजर उस बस में चढ़ता है, और क्लीनर का काम क्या है, जब भी बस खराब होगी, गंदगी होगी, उसको क्या करना है, क्लीन। तो सबकी हमने जिम्मेदारी क्या कर दी, बांट दी। ठीक उसी तरीके से बिजनेस में फंक्शंस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। दीज डिपार्टमेंट्स और पर्सन आर नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को हमने उनके काम के हिसाब से क्या कर दिया, बांट दिया। पहला डिपार्टमेंट हो गया कॉस्ट डिपार्टमेंट। हमने कहा यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हम कस्टमर को देंगे उसकी सही तरीके से कॉस्ट का अनुमान हमें निकाल के दो, या एक्चुअल कॉस्ट सही तरीके से बताओ। रेवेन्यू सेंटर का काम क्या है कि जो भी हमें रेवेन्यू मिलेगा, चाहे सर्विसेज के थ्रू या प्रोडक्ट को बेचने से, वो कितनी होगी, आप उनकी सही कैलकुलेशन करके हमें दो। क्योंकि रेवेन्यू की कैलकुलेशन सही होगी, कॉस्ट की कैलकुलेशन सही होगी, तभी तो प्रॉफिट क्या आएगा, सही। और जब प्रॉफिट सही आएगा तो उस प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट कब हो पाएगी, जब आपके पास में सही तरीके से प्रॉफिट कंप्यूट होगा। तो जब प्रॉफिट आएगा, सेविंग होगी, आप उस सेविंग को मार्केट में क्या कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, नई मशीन खरीद के बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हो, या दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद के अपनी इनकम को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो कितने तरीके के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गए, 4। एक हो गया कॉस्ट सेंटर, दूसरा आपके पास क्या है, रेवेन्यू, तीसरा आपके पास क्या है, प्रॉफिट, और लास्ट आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट। हो गया लिखने का काम सबका। लिखो भी फटाफट से। पहला पॉइंट कौन सा आपका, कॉस्ट सेंटर। फोटो खींच लो, आला सारा दो, दिक्कत हो रही तो किसी को। हाँ जी, क्या लिखा हुआ देखिए आपके सामने। कॉस्ट सेंटर को हम क्या कहते हैं, कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इक्विपमेंट या ग्रुप जिसके लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मशीन हमारी फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, उस मशीन को चलाने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, मशीन ऑपरेटर। उस मशीन ऑपरेटर का खर्चा 1 घंटे का कितना है। तो 1 घंटे मशीन को चलाने के लिए मशीन ऑपरेटर को हम कितने पैसे दें, तो मशीन ऑपरेटर की 1 घंटे की कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट पर आवर कहते हैं। लेकिन वो निकालेंगे कहाँ पर, कहाँ पे निकालेंगे, किसी जगह पे तो निकालेंगे, कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट होगा ना।
तो वो डिपार्टमेंट जो हमारे को ये बताएगा कि मशीन को 1 घंटे चलाने के लिए हमें ऑपरेटर को कितने पैसे देने चाहिए, या ऑपरेटर का 1 घंटे का खर्चा उस मशीन को चलाने का कितना आएगा। तो वो प्लेस, वो जगह जहां पर हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, एक लोकेशन जहां पर हम क्या करते हैं, या कोई पर्सन या कोई इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। क्योंकि यदि हमें बिना सोचे समझे खर्चा करना चालू कर देंगे तो ईयर एंड में क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा और बिजनेस को प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट जो हमने सोची है उससे ज्यादा इनकर ना हो। तो कॉस्ट सेंटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पर्सनल कॉस्ट सेंटर और दूसरा कौन सा आपके पास में, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर में आपके पास क्या आएगा, अ पर्सनल कॉस्ट सेंटर इज वन विच कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या डिफरेंस है, यदि खाली मशीन को चलाने के लिए एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, एक ही ऑपरेटर है, तो सिंगल पर्सन हो गया। और यदि मशीन लार्ज है, बहुत बड़ी साइज की है और उसको चलाने के लिए 5 ऑपरेटर चाहिए तो ग्रुप हो गया ना। बात समझ में आ गई, एक पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं तो सिंगल पर्सन हो गया, 3-4 लोग हैं तो ग्रुप हो गया। अच्छा, मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का आज ऑपरेशन होना है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है ऑपरेशन थिएटर में, या 4-5 लोग होते हैं, 4-5 होते हैं। तो जो 5 लोग वहां पे ऑपरेशन थिएटर पे ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, सबका काम बांटा हुआ है, किसी को ऑक्सीजन का ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो अलग अलग हमने एक्टिविटी दे रखी है, अलग अलग काम दे रखा है सबको हमने, बट बंदे तो कितने मिलकर काम कर रहे हैं ऑपरेशन को, 5। तो वहां पे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो कि भैया मेरा गला खराब है, तो क्या वहां 5 लोगों की टीम बैठेगी, कितने से काम चल जाता है, 1 से चल जाता है, तो सिंगल पर्सन हो गया। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर वो सेंटर है जहां पर या तो सिंगल पर्सन होता है या फिर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर का मतलब जहां पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पे हम क्या बात करते हैं, लोकेशन की या फिर किसकी, इक्विपमेंट की, या दोनों चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल मैं अभी आपको सारे लिखवाऊंगा, चिंता ना करें। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट सेंटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर्सन और इम्पर्सन। तो पर्सनल का मतलब हो गया जहां पे पर्सन इन्वॉल्व है, और इम्पर्सनल का मतलब जहां पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं दिल्ली में मेरी फैक्ट्री है और उसको चलाने की कॉस्ट कितनी है, वो कहां पे निकाली जाएगी। दिल्ली में मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे मैं पेन को प्रोड्यूस करता हूं, तो उस पेन को कहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, दिल्ली फैक्ट्री में। तो दिल्ली फैक्ट्री का 1 साल का खर्चा कितना आएगा, उसे जानने के लिए कौन सा सेंटर में जाऊंगा, पर्सनल कॉस्ट सेंटर या इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, क्योंकि किसकी बात चल रही है, लोकेशन की। बस समझ में आ रहा है। दूसरा आपके पास क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब है दिल्ली के अंदर जो मेरी फैक्ट्री है उसमें 10 मशीन है, कितनी मशीन है, 10 मशीन। मशीन 1 को चलाने की कॉस्ट कितनी है, मशीन 1 को चलाने की कॉस्ट कितनी है, कहां पे जाके पता लगाऊंगा, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। मशीन ऑपरेटर यदि एक है, मशीन ऑपरेटर यदि एक मशीन को संभाल रहा है तो सिंगल पर्सन हो गया। तो वो पर्सन जो मशीन को चला रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, कहां पे पता लगेगी, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ग्रुप में हम क्या ले सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ऑपरेशन थिएटर। वहां पे हम किसी पर्सन का क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। वहां पे एक बंदा इन्वॉल्व है ऑपरेशन करने की टीम में, या बहुत सारे लोग होते हैं, 4-5-6 तो हो ही सकते हैं। तो मान लो 5 पर्सन वहां पे इन्वॉल्व है, कितने पर्सन इन्वॉल्व है, 5 पर्सन इन्वॉल्व है। तो वो 5 पर्सन क्या आएगा, ग्रुप में आएगा। उन 5 लोगों की जो कॉस्ट आएगी एक ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, एक पर्सन कितने इन्वॉल्व है, 5। 5 लोगों को पैसे मिलेंगे या फोकट में काम करेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे किसी को कम मिलेंगे। कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा वो ज्यादा पैसे लेगा, कोई नर्स होगा तो पैसे क्या मिलेंगे उसको, कम। कोई वार्ड बॉय भी होगा, अलग अलग तरीके की टीम में लोग होंगे एक्सपर्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उन सभी लोगों की कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में कौन आया होगा, पेशेंट जिसको ऑपरेशन कराना है। वो आपसे क्या पूछेगा, यदि मैं आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराता हूं तो आप कितने पैसे मुझसे चार्ज करोगे। तो मैंने कहा जी आपके ऑपरेशन में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 5। इन 5 लोगों को सबको पैसे क्या जाएंगे, अलग अलग। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा पैसे लेगा, जो फ्रेश होगा उसके पास पैसे क्या जाएंगे, कम।
तो एक्सपर्ट के पास ज़्यादा पैसे होंगे, कम एक्सपर्ट वाले के पास कम पैसे जाएंगे। फिर वहाँ पे जितने ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट्स यूज हुए होंगे आपको उसकी भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो वो कहाँ पे निकलेगी? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में। तो इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की कॉस्ट निकालने में कितने सेंटर यूज हो रहे हैं? 2। जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में पता लगाएंगे। और जहाँ पे जो 5 लोगों की टीम थी, 5 लोगों की जो वेजेस निकाली जाएगी वो कहाँ पे निकाली जाएगी? पर्सनल कॉस्ट सेंटर में। इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर किसका होना है? पेशेंट का। और उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए मैं कितने सेंटर यूज करूंगा? पर्सनल भी और इम्पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। पहला कौन सा हो गया? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, और दूसरा आपके पास क्या है? सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है? इट इज द कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडल फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। मतलब वो सेंटर जहां पे रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो सेंटर यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है। एग्जांपल दे सकते हो? सपोज करते हैं हमारे पास एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर हमने एक मशीन लगा दी, एक पर्सन हमने बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, मशीन चला रहे। ये फैक्ट्री है, ये मशीन है। इस मशीन से जो गुड्स बनेगा वो गुड्स डिफेक्टिव है या नहीं, उसे कौन चेक करेगा? ठीक है ना। इस मशीन को चलाएगा कौन? ठीक है जी। यहां पे हमें क्या चाहिए? मटेरियल। और क्या चाहिए? पावर। ठीक है ना। ये सारी चीजें यूज करके हम क्या बना रहे हैं? फिनिश गुड। तो ये जो पर्सन है जो मशीन को चला रहे उसकी कॉस्ट कहां पे पता लगेगी? पर्सनल कॉस्ट सेंटर में। पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया। हाँ जी, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अच्छा, ये जो मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को मंगवाने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? जब आप मटेरियल यहाँ पे यूज करोगे मशीन के अंदर तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा? परचेज डिपार्टमेंट। तो आपको परचेज डिपार्टमेंट की क्या यूज करनी पड़ेगी? सर्विसेज। तो ये सर्विसेज कहाँ पे आ जाएगा? सर्विस कॉस्ट सेंटर में। आपको इस मशीन के अंदर मटेरियल डालना है ताकि आप उस मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकें। ये फैक्ट्री कहां पर है? तो कहां पे आएगा? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इस मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए, पावर की सर्विस यूज कर रहे हो, कौन सा सेंटर हो गया? सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये भी क्या है? सर्विस कॉस्ट सेंटर। इस पूरी फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहा है? तो ये जो पूरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स बना रहा हूं उस गुड्स बनाने को क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो फैक्ट्री का इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया। ऑपरेटर 1 घंटे के इस मशीन को चलाने के कितने पैसे लेगा? कहां पे पता लगेगा? पर्सनल कॉस्ट सेंटर में। इस मशीन को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, जो पर्सन आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है वो आपसे 1 घंटे की पावर के पैसे कितने लेगा या 1 यूनिट के पैसे कितने लेगा, वो कहां पे कैलकुलेट होंगे? सर्विस कॉस्ट सेंटर में। आपको इस मशीन से गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल कहां से मिलेगा? परचेजिंग डिपार्टमेंट से, जो आपको परचेज करके देगा। तो आपको किसकी सर्विस लेनी पड़ेगी? परचेज डिपार्टमेंट की। कौन कैलकुलेट करके देगा? सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये फैक्ट्री कहां पर है? कौन सी लोकेशन में? दिल्ली में। तो इस फैक्ट्री को चलाने का टोटल खर्चा कितना है? कहां पे पता लगेगा? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इस फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहा है? गुड्स बन रहे हैं। उस गुड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो गुड्स को बनाने की कॉस्ट कहां पता लगेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में। पावर कितने रुपए की यूज हो रही है? कौन बताएगा? सर्विस कॉस्ट सेंटर। ऑपरेटर कितने पैसे लेगा? कौन बताएगा? पर्सनल कॉस्ट सेंटर। बात समझ में आ रही है? ये फैक्ट्री कहां पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली लोकेशन में फैक्ट्री को सेटअप करने की कॉस्ट कितनी आएगी? कौन बताएगा?
इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो सारे आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अच्छा, सुपरवाइजर की सर्विस ले रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और कौन सा है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का काम क्या होता है? किसी लोकेशन की, किसी पर्सन की और दोनों की क्या बतानी? कॉस्ट। रेवेन्यू सेंटर का काम क्या है? कि जो रेवेन्यू बिजनेस ने जनरेट किया उसको कंप्यूट करके देना। तो जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल रेवेन्यू कितना है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जिस डिपार्टमेंट का काम होता है कि कॉस्ट डिपार्टमेंट से कॉस्ट का पता लगाना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रेवेन्यू का पता लगाना, और बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको प्रॉफिट बताना। तो प्रॉफिट निकालने का काम जो डिपार्टमेंट करता है उसका नाम क्या है? प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर का दो काम है, कॉस्ट डिपार्टमेंट से कॉस्ट का पता लगाना और रेवेन्यू सेंटर से रेवेन्यू का पता लगाना, और दोनों के बीच में डिफरेंस करके मैनेजमेंट को बताना कि भी इतना प्रॉफिट आपको ड्यूरिंग द ईयर होगा। कहाँ कहाँ से कितना प्रॉफिट होगा। मान लो एक बिजनेस के 5 काम है, तो 5 की कॉस्ट, 5 का रेवेन्यू अलग अलग पता करना पड़ेगा। ये 5 प्रोडक्ट हैं, मैं एसी भी बना के बेचता हूँ, मैं फ्रिज भी बना के बेच रहा हूँ, मैं टेलीविजन भी बना के बेच रहा हूँ, मोबाइल भी बना के बेच रहा हूँ, कूलर भी बना के बेच रहा हूँ। तो प्रोडक्ट कितने हो गए? 5। तो 5 की अलग अलग कॉस्ट निकलेगी या एक ही कॉस्ट से काम चल जाएगा सबका? अलग अलग। तो 5 कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे, 5 रेवेन्यू सेंटर हो जाएंगे, तो प्रॉफिट भी कितनी बार निकालना पड़ेगा? 5। तो मैनेजमेंट आपको क्या करेगा? प्रॉफिट सेंटर को क्या बोलेगा? हमारे 5 प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट बताओ, ताकि पता चले कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, कौन सा कम। तो ज्यादा कमा के दे रहा है, अच्छी बात है। जो कम कमा के दे रहा है, या तो उसको बंद कर देंगे या फिर उसमें प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग कब कर पाएंगे? जब आपको हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल प्रॉफिट पता चल जाए। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब क्या है? दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है बिजनेस के फिक्स्ड एसेट को खरीदना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है? फिक्स्ड एसेट को खरीदना। तो जब कोई बिजनेस फिक्स्ड एसेट को खरीदता है, उसका पर्पस क्या होता है? बिजनेस को एक्सपेंड करना। और जहां आप फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाएंगे, बिजनेस एक्सपेंड होगा, तो बिजनेस के एक्सपेंशन से क्या होगा? रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी फिक्स्ड एसेट को खरीदने में पैसा लगाऊं। आपके हिसाब से किस फिक्स्ड एसेट को खरीदना चाहिए? जहां पे फिक्स्ड एसेट को खरीदने में पैसे क्या लगे? कम, और उस फिक्स्ड एसेट से प्रोडक्शन क्या हो? ज़्यादा, ताकि रेवेन्यू क्या हो? ज़्यादा। और रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो मान लो आपको एक मशीन खरीदनी है, और मार्केट में जब आप मशीन खरीदने गए तो आपको 4 अलग अलग तरीके की मशीन दिखाई दी, 4 अलग अलग कंपनी की। पहले कंपनी का नाम दे दिया मशीन 1, दूसरे का नाम क्या दे दिया? मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4। तो मान लो आपके पास मशीन खरीदनी है, कितने मॉडल हैं आपके पास? 4। चारों खरीदनी है, कोई एक खरीदनी है? तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? किस मशीन को खरीदने में कितना पैसा लगना है। मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए लगने, यहाँ पे 11 लाख रुपए लगने, 12 लाख रुपए, और यहाँ पे मान लीजिए कितने? 9 लाख। मशीन 1 यदि मैं 10 लाख रुपए की खरीदता हूँ, तो इस मशीन से मैं कितना प्रॉफिट कमा लूंगा? मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट आता है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और यहाँ पे मान लीजिए 1,25,000 का प्रॉफिट है। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो 1 लाख रुपए 10 लाख पे आपका कितना रिटर्न है? 1 लाख रुपए आपका 10 लाख पे कितना रिटर्न है? 10%। 1,20,000 रुपए की रिटर्न 11 लाख पे कितनी है? 10.9%। 1,50,000 रुपए की रिटर्न 12 लाख पे कितनी है? 12.5। और 1,25,000 रुपए की रिटर्न 9 लाख रुपए पे कितनी है? 13. आपको इन चारों में से कोई एक मशीन परचेस करनी है, कौन सी मशीन खरीदने की कोशिश करेंगे? मशीन 4।
क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न कितनी मिल रही है 13.89। तो यदि आपने इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं बना रखा होगा तो आपको गाइड कौन करेगा भाई मशीन 1 खरीदनी चाहिए, मशीन 2, मशीन 3 या मशीन 4? आपको सलाह कौन देगा? कोई देगा ही नहीं, क्योंकि कोई सलाहकार आपने रखा ही नहीं, एडवाइजर ही नहीं आपके पास। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या होता है? आपको ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करवाना है जहाँ पे आपको पैसा कम लगाना पड़े और रिटर्न क्या मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम पैसे में आप ज़्यादा फायदा ले सकें। तो यदि किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, फोटो खींचना चाहें तो फोटो खींच सकते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेवेन्यू कितना हुआ उसे कैलकुलेट करना, रेवेन्यू सेंटर। जिस सेंटर का मेन काम क्या होता है? कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट पता लगाना, रेवेन्यू सेंटर से रेवेन्यू पता लगाना, और फिर जितने भी प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट वाइज आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देना, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करें और कौन सा कम। जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है उसको प्रोडक्शन बढ़ा दो, जिसमें प्रॉफिट आपको पर यूनिट कम मिल रहा है उसकी प्रोडक्शन क्या कर दो, घटा दो। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या? ये बताना कि आपको किस प्रपोजल में किस जगह कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का है एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब यदि कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपको पता लगाना है कि हमारी फर्म के लिए गुड होना चाहिए, मतलब जब एक कंपनी, एक बिजनेस, एक मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना चाहता है किसका? कॉस्ट का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? तो पहला पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो और आप उसे आसानी से बिजनेस में क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें, यूज कर सकें। जो डाटा आप यूज कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, वहां पे वो डाटा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है ना। मान लो मुझे पता लगाना है कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट पिछले साल से इस साल ज्यादा आया था या कम आया था, तो मेरे पास पिछले साल का डाटा भी एक्यूरेट होना चाहिए और इस साल का भी डाटा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट। पिछले साल का तो एक्यूरेट है, इस साल का एक्यूरेट मिल ही नहीं पाया, मैंने अंदाजा लगा लिया कि रिजल्ट 15% ज्यादा है, 15% कम आया, तो फिर वो आंसर सही नहीं माना जाएगा ना, जब तक कि दोनों बार के डाटा क्या ना हो, सेम ना, मतलब एक्यूरेट ना हो। द रेलिवेंट डाटा ओनली शुड बी यूज। जो इंफॉर्मेशन काम की है सिर्फ वो यूज होनी चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर में जब शादी का कार्ड बनता है उसमें कितनी बातें काम की होती हैं? कितनी बातें काम की होती हैं? मुश्किल से 3-4 बातें काम की होती हैं। मेरे हिसाब से तो काम की बात क्या है? शादी किस दिन है, कहाँ पे शादी है, बस 2 ही बातें काम की है। ठीक है ना। लेकिन जिसने कार्ड बनाया है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कार्ड भरवा देता है, कहता है जगह खाली नहीं छोड़नी 1 इंच भी। क्योंकि जिसने कार्ड छापना है उसने क्या कहा था, भाई साहब एक वर्ड लिखा होगा तो भी पर कार्ड 10 रुपये लूंगा प्रिंटिंग के, और पूरे कार्ड पे जितना मर्जी छपवा लो तो भी कितना लूंगा? 10। अब आपने कहा जी पैसे जब वसूल करने 10 रुपये, सब कुछ लिखवा दो। अपना नाम लिखवाया, अपने पड़ोसियों का नाम लिखवाया, अपने भाई बंधुओं का नाम लिखवा दिया, जितने छोटे चिल्लर बच्चे थे सबके नाम लिखवा दिया। उन बच्चों के नाम पे मैं शादी में जाऊंगा क्या? या उन बच्चों के नाम को जानकर मैं खुश हो गया अब तो शादी में जरूर जाना मुझे? बताओ अभी आपको क्या लगता है? काम की बात थी वो? काम की बात क्या थी? शादी किस दिन है और कहां पर है। वो 2 बातें उस कार्ड में मिसिंग थी, बाकी सब कुछ लिखा था। लड़के का नाम, लड़की का नाम, माँ बाप का नाम, दादा दादी का नाम जो मर चुके हैं उन सबका नाम लिखा हुआ था, लेकिन क्या चीज नहीं लिखी थी? शादी किस दिन है और कहां पर है। अब बताओ वो कार्ड कितना रेलिवेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहते हैं भाई जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो उसमें सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को यूज करो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूज मत करो। बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट शुड हैव फेथ इन कॉस्टिंग सिस्टम। जो मैनेजमेंट का मतलब जो आपका ऑनर है बिजनेस का, उसको आपके कॉस्टिंग सिस्टम पे क्या होना चाहिए? विश्वास। यदि उसको विश्वास ही नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो सही है, वो हमेशा शक की नज़र से आपको देखेगा। अब मान लीजिए आपके घर में जब आप छोटे थे कोई टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है, पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं किया ये टीचर कभी मेरे बच्चे को पढ़ा भी सकता है। ठीक है ना। उनको तो लगता है यार ये देखने में बंदा खुद ही स्टूडेंट है, क्या पढ़ाएगा हमारे बच्चों को। ऐसे केस में क्या होगा? रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि 100 में से 100 आ रहे हैं, 100 में से 90 आ रहे हैं, 100 में से फेल हो रहे हैं। तो जब 2-3 बार रिजल्ट आ गया, यूनिट टेस्ट का देखा बच्चे के हर बार उस सब्जेक्ट में जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं 20 में से 20 आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि 20 में से 5-6 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं, हर बार फेल हो रहे हैं, 7 आ रहे हैं,
तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या लगता है यार जैसा हम सोचे थे वैसे ही है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट को अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब आएगा, जब उसमें डाटा एक्यूरेट यूज होगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट आएगा। एग्जीक्यूटिव शुड बी ऑल्सो प्रोवाइड दीज यूजफुल सर्विसेज इन डेवलपिंग अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। मतलब जो भी हमारे बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉइज हो गए या मैनेजर्स हो गए या जो भी पर्सन है, वो सारे के सारे हमें अपनी सर्विसेज सही तरीके से प्रोवाइड करें। इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पैसे क्या लगे, कम लगे। यदि पैसा बहुत ज़्यादा लग गया तो कौन यूज़ करेगा उसे, कोई भी नहीं। सिस्टम शुड बी स्मूथली एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। आपका सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ऐसा तो सभी लोगों को समझ में आ जाए, सभी लोग आराम से क्या कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। सपोज करते हैं आपको कोई पेपर, आप एग्जाम में जा रहे हैं, मैंने आपको एक पेन दे दिया आपके बर्थडे पे गिफ्ट, उसका जो वेट है वो 100 ग्राम है। जो पेन मैंने आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट किया उसका वेट कितना, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम। दूसरे बंदे को मैंने जो पेन गिफ्ट किया उसका वेट था 250 ग्राम। अब 250 ग्राम का पेन लेके यदि आप एग्जाम में जाओगे तो कितनी देर पेपर लिख पाओगे। पहले तो एक हाथ से जोश में लिखने लगे, अब दूसरा हाथ भी लगा लोगे, क्योंकि पेन इतना भारी हो गया कि आपके हाथ में क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। क्या स्मूथली काम कर पा रहे हो। तो पेन कौन सा होना चाहिए, जिसका लाइट वेट हो और जिसका फ्लो भी क्या हो अच्छा। वही सारी बातें यहाँ पे कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आए, जो सब लोग आसानी से उसे यूज कर सकें। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।